नमस्कार, मैं अनूप यूट्यूब चैनल गोल एंड इंस्पिरेशंस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने जिस दिन ट्विटर पर यह जानकारी दी कि आज़ाद हिंद फौज के खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ग्रुप नंबर 1 के लेफ्टिनेंट यानी एक अधिकारी स्वर्गीय बानेश्वर राय ने बंद कमरे में मुझसे कुछ कहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन से बहुत सारे लोगों ने, झारखंड नहीं, बहुत दूर के पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के कई लोगों ने ये जानकारी चाहिए, अर्थात सबों में ये जिज्ञासा हुई कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। और एक चीज़ सब ने अनुमान क्या लगा लिया कि शायद उन्होंने नेताजी के बारे में कुछ कहा होगा। अभी भी लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि नेताजी इस दुनिया में शायद अब नहीं रहे, क्योंकि अगर आज वो जिंदा होते तो 125 साल से ज़्यादा उम्र होती उनकी, और उनके अब ना होने की जो सबसे बड़ी संभावना है, इसलिए कि जब वो एक लंबी सबमरीन की यात्रा पर निकले थे उसी समय उनके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। वे एक सिगरेट पीते थे, क्रेवेन ए नामक सिगरेट। उसका धुआं भी उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्हें टीबी की बीमारी हो गई, और ऐसे व्यक्ति का इतना लंबे समय तक जिंदा रहना एक बहुत ही अद्भुत बात है। दूसरी चीज़, अगर हम विश्वास करें, जिन अधिकारी की बात मैं कर रहा हूँ स्वर्गीय बानेश्वर राय, वो आज़ाद हिंद फौज के खुफिया विभाग के थे और नेताजी के बहुत करीब थे। जब वो मेडिटेशन करते थे तब भी वो उनके साथ रहते थे। एक घटना वो बताते थे कि गोला वहाँ पे गिरा था जहाँ वो ध्यान कर रहे थे माँ दुर्गा का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये उन्हें हटाना चाह रहे थे। नेताजी ने क्या कहा कि अभी फिरंगी सरकार के पास, हुकूमत बरतानिया के पास ऐसा कोई गोला नहीं जो कि मुझे मार सके। अर्थात इतने करीब व्यक्ति थे वो, और कोई 30 दफ़ा बयान बदलने वाले नेता नहीं था। कितना दर्द रहा होगा उनका, जो बात उन्होंने बंद कमरे में कही थी। ना तो उन्होंने नेताजी के बारे में कोई बात कही थी, और एक चीज़ मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि नेताजी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, जिन्ना के बारे में कुछ भी कहने के लिए उन्हें कमरा बंद करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। वो खुलेआम बोलते थे। तो ऐसे देशभक्त थे। उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, भारतीय मुक्ति सेना संग्राम, बंगला में था, और एक इंग्लिश में भी था, नेताजी हिज अपीयरेंस एंड इवेंट देयर आफ्टर, वो इंग्लिश में था। दोनों के लेखक थे मेजर बी रॉय, जो कि मेन रोड रांची में एक फार्मेसी है, जय हिंद फार्मेसी ऐसे कुछ नाम था, जिसमें बैठते थे। वो केवल 4 आना पैसा लेते थे। यानी ये लोग कितने देशभक्त थे, गरीब की सेवा ही करना चाहते थे। 4 आना पैसे देते थे, बाद में 1 रुपया की फीस, और साथ में फिजिशियन सैंपल फ्री में देते थे। तो ऐसे सेवक थे, ऐसे देशभक्त थे। इन लोग जो कुछ बोलते थे दिल से। तो उस दिन जो बंद कमरे में लेफ्टिनेंट बानेश्वर राय ने कहा खुफिया विभाग के आईजी के, वो सारी बातें वास्तव में जिज्ञासा तो होगी ही लोगों की जानने की, लेकिन वो नेताजी के संदर्भ में नहीं थी। मैंने कहा था, अगर आप ट्विटर पर मुझे देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने एक युवक के बारे में बताया था। दरअसल वो युवक मेरा ब्रेन वॉश कर रहा था, कहाँ, टैगोर जी पे बैठ कर। मैंने ये बताया कि उसने प्रूफ किया मेरे सामने कि गरीब का खून अमीर के पानी से सस्ता है, यानी अमीर का पानी महंगा है। कैसे प्रूफ किया था मैं बताऊंगा। मैंने कहा था मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ। उसने कहा कि उस समय गरीब शायद खीरा 4 रुपये बिकता था, तो खीरा 4 रुपये किलो है, और मिनरल वाटर 8 रुपये, जो कि अमीर का पानी है। इस तरह उसने बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रखी, जो कि बिल्कुल कोई भी व्यक्ति, मुझे कन्विंस करना इतना आसान नहीं, पर मैं कन्विंस हो गया उसके साथ। लेकिन फिर भी चूँकि वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा था, वो किस लिए आया, क्या मकसद है, उसके पीछे कौन है, इसलिए मैंने उससे कोई सहमति उस दिन मैंने प्रकट नहीं की। बाद में मुझे लेफ्टिनेंट बानेश्वर राय से पता चला कि वो लोग किसी संगठन से थे। आज भी मैं नहीं जानता कि वो संगठन कौन सा था, क्योंकि उनकी शर्तें हमने पूरी नहीं की, इसलिए उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन
ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उन्हें बंद कमरे में ये सारी बातें कहने की जरूरत पड़ी थी। और मैंने एक बात तो बताई कि उस लड़के ने मुझे कैसे कन्विंस किया। दूसरी बात, कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि बानेश्वर राय से वो क्या सीखना चाहते थे। मैंने कहा एक चीज़ सीखना चाहते थे, मैं आज बता दूंगा। लेकिन तीसरी बात जो कि उन्होंने अंत में हार कर कहा था, जब मैं दादू की बातों में नहीं आ रहा था, तो अंत में हार कर उन्होंने कहा, बेटा इन नामचीन हस्तियों को गोली मार देना, बताऊंगा उस दिन यदि कभी मौका मिले तब। लेकिन बाकी एक तो बताया मैंने उस लड़के की बात, और दूसरी बात कि वो क्या सीखना चाहते थे वो लोग दादू से। तो दादू से उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। एक दादू के बारे में कि उनसे वो हैवी मशीन गन की ट्रेनिंग लेना चाहते थे, जिसमें दादू ने अपनी उम्र का हवाला देकर इनकार कर गए। दादू इनकार कर गए कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा जो प्रस्ताव उनका था कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं रांची के विभिन्न सभागारों में, उस समय 90 के दशक की बात है, मेरी एक अच्छी खासी चर्चा होती थी। मेरे विचारोत्तेजक भाषण के एक मुखर वक्ता के रूप में मुझे लोग जान चुके थे। तो मुझे वो एक इंटेलेक्चुअल चेहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, और मैं किसी भी हालत में इस पर अपनी सहमति मैंने नहीं दी। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। तो पहला तो आप जान चुके हैं कि वो दादू से क्या सीखना चाहते हैं। दूसरा, वो मुझे अपने साथ लेना चाहते थे, मैं नहीं गया उनके साथ। प्रलोभन बहुत बड़ा था, मैं उन दिनों बहुत ही कष्ट में था, मैंने बहुत संघर्ष किया है छात्र जीवन में, और दादू का यही कहना था कि तुम अपनी सेवाएं दो और फायदे लो। मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े देशभक्त होकर ऐसी बातों कैसे कह सकते हैं। और अंत में जो उन्होंने कहा, इन नामचीन हस्तियों के साथ क्या करो, ये मामूली बात नहीं है। वो जाहिर करता है कि इतने बड़े देशभक्त के अंदर कितनी पीड़ा व्यवस्था के प्रति रही होगी। हार कर ऐसी बातें उन्होंने कही, और मैं बस सत्य आपके सामने रख रहा हूँ मैं, और निवेदन भी करता हूँ कि देश का जो चेहरा है, जिसमें देशभक्त आम आदमी प्रताड़ित हो जाता है, उसे बदलने की आवश्यकता है। न राजनीतिक ड्रामे की जरूरत नहीं है, ईमानदार रहकर कोशिश करने की जरूरत है। निश्चित रूप से बदलेगा चेहरा, देश का बदलेगा, बशर्ते कोशिशें ईमानदार हो। और जब पेड़ में घून लग जाता है, दीमक लग जाता है, तो बड़ा बड़ा पेड़ धड़ाशायी हो जाता है। तो घर के गद्दार जो है ना, उनसे भी देश को बचना होगा, नहीं तो फिर आप लाख विकास का काम करेंगे, ले दे के बात वही बराबर हो जाती है, दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दिखाओ।